सो हेलो गाइस, वृंदा आयुर्वेद के नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। तो 10 सूत्रों में से हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हलंत्यम सूत्र। हलंत्यम मतलब क्या? हल प्लस अंतिम। हल प्लस अंतिम मतलब व्यंजन के अंतिम जो भी है उसको हलंत्यम कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? इत संज्ञा विधायक विधायकम सूत्र। तो इत संज्ञा को जो मैंने कल बताया था, क्या होता है इत संज्ञा, पता है ना? यहाँ पर बताया था मैंने, ये जो आखिर का जो भी है इसको इत संज्ञा कहते हैं सारे। हाँ, तो इसको दर्शाने वाला या फिर इसको दिखाने वाला जो कहते हैं उसको हलंत्यम सूत्र कहते हैं। तो उपदेश अद्य उच्चारणम मतलब उपदेश किसको कहते हैं? आद्य। आद्य के उच्चारण को, आद्य क्या है देखेंगे, आद्य के उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो यही सब ये पढ़ लेना एक बार। क्या है? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। एमसीक्यू के लिए ये आएगा। बाकी ये एक बार पढ़ लो, क्या है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। तो एक बार पढ़ लिया, हो गया है। ठीक है, वही है सारा कि ये सारे 14 के 14 जो भी है ये उपदेश कहते हैं इसको। और इसी को क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र। ठीक है, महेश्वर सूत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो कितने होते हैं? चतुर्दश। चतुर्दश। अच मतलब स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिसको हल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अच से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। ये बस याद रखना। फिर हलंत्यम सूत्र पर आ गए हम। इत संज्ञा विधायकम सूत्र। इत संज्ञा को दर्शाता है उपदेश। उपदेश जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब आद्य, आद्य ने जिसका उच्चारण किया है उसको उपदेश कहते हैं, सीधी सीधी बात। फिर आद्य, आद्य किसको कहते हैं? आद्य मतलब 3 ऋषि, 3 मुनि, त्रिमुनि। त्रिमुनि को आद्य कहते हैं। कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये आता है एमसीक्यू के लिए। आद्य को, आद्य मतलब कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये तीनों को आद्य कहते हैं, त्रिमुनि भी कहते हैं। तो इनसे जो कुछ भी आया, इन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये जो भी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो अद्य यही है ना, इसका ये एक्सप्लेनेशन ये है, उपदेश अद्य उच्चारणम। ठीक है। फिर उपदेश अवस्था में अंतिम जो होता है उसको इत संज्ञा कहते हैं। उपदेश मतलब इसको, ये पूरा एक उपदेश हुआ, ये पूरा एक उपदेश हुआ, ये पूरा एक उपदेश हुआ, मतलब ऐसा पूरा जो जो सूत्र है उसको उपदेश कहा गया है। तो उपदेश अवस्था में अंतिम क्या होता है? व्यंजन, मतलब उसको इत संज्ञा कहते हैं। उपदेश अवस्था में अंतिम जो भी आता है उसको इत संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अ इ उ न, तो अभी ये एक उपदेश हुआ ना, इसके अंतिम क्या है? न है। तो न को क्या कहेंगे? इत संज्ञा कहेंगे, वही दिया है। अ इ उ न, न को क्या कहेंगे? अंतिम व्यंजन है, व्यंजन ही है ना ये। तो व्यंजन को क्या कहेंगे? अंतिम व्यंजन को इत संज्ञा कहेंगे। ये पूरा उपदेश हुआ, ये पूरा उपदेश हुआ, इसी के अंतिम व्यंजन को इत संज्ञा कहा गया। तो आद्य के उच्चारण को ही क्या कहते हैं हम? उपदेश। अभी सेकेंड आता है अदर्शनम लोपः। लोप संज्ञा विधायकम सूत्र। देखो, अभी इसमें मैं ये जो तीनों है ना, मतलब ये दो तो खासकर दो में जरा कन्फ्यूजन होता है कि क्या है भाई, लोप यहाँ पर करना है या यहाँ पे करना है। देखो अभी प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञा स्यात्। ये याद करना, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञा स्यात्। प्रसक्ता का अदर्शन होना मतलब लोप। तो जो भी वर्ण अस्तित्व में होता है उसको अदृश्य करना, इसी को लोप संज्ञा कहते हैं। मतलब अभी देखना, आपको इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तस्य लोप स्यात्, तस्य लोप हम पढ़ रहे हैं, तीसरा सूत्र है ये। तो तस्य लोप में क्या है? तस्य लोप स्यात् मतलब इत संज्ञा का हमेशा लोप करना चाहिए। ये मराठी में लिखा है मैंने, लेकिन समझ लेना, इत संज्ञा का हमेशा लोप करना चाहिए। तो अन अगर प्रत्याहार दे दिया, ये उपदेश है ना पूरा का पूरा, अन मतलब प्रत्याहार मतलब ही उपदेश, आपको मतलब समझ के आया होगा। तो ये जो न है इसको इत संज्ञा कहते हैं, है ना? इत संज्ञा कहते हैं, इसका लोप करना चाहिए, इसी को तस्य लोप। इसका लोप अगर कर दिया तो तस्य लोप, मतलब यहाँ पर हुआ तस्य लोप, न गायब है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं तस्य लोप। देखो अभी तीनों का मैं थोड़ा रिलेट करके पढ़ाता हूँ। देखो फ्रेम में तीनों दिख रहा है, हलंत्यम सूत्र है और ये अदर्शनम लोप तस्य लोप। ठीक है। देखो आदर्शनम लोप, अभी जो भी बात चलेगी ना,
जो भी बात चलेगी वो इसके बारे में चलेगी, बस इसके बारे में, इतसज्ञा के बारे में। देखो हलन्त्यम में क्या कहा गया है, इतसज्ञा विधायकम सूत्र, ये दिखाता है कि इतसज्ञा कौन सी है, जो भी अंतिम होती है उसको इतसज्ञा कहते हैं, इसने बताया सिर्फ, ठीक है, इसने अंतिम को दर्शाया सिर्फ। यहाँ पे अदर्शनम लोप, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो है इतसज्ञा, इसका लोप करना चाहिए, ऐसा सिर्फ कहा इसने, ऐसा सिर्फ इसने कहा कि इसका लोप करना चाहिए। और इसने क्या किया, इसने इसका लोप कर डाला, मतलब इसको निकाल दिया इसने। मतलब पहले ने क्या किया, इतसज्ञा विधायकम सूत्र, पहले ने क्या किया, 3 है ना, तो 3 में कंफ्यूजन है, तो पहले ने क्या किया, इतसज्ञा विधायकम सूत्र, ये इतसज्ञक है। दूसरे ने क्या किया, इसको निकालना चाहिए। तीसरे ने क्या किया, इसको निकाल दिया। मतलब कैसे हुआ देखो ना, पहले ने कहा कि ये इतसज्ञा है, इसको निकालना चाहिए, इसको निकाल दो, मतलब निकाल दिया। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता, हमें टाइम लिमिट होने की वजह से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और जितना एक्सप्लेन किया है उसमें समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो दोबारा देखो। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता मतलब क्या, प्रत्याहार निर्माण या फिर विधायकम सूत्र, ठीक है, प्रत्याहार विधायकम सूत्र, प्रत्याहार विधायकम है यहाँ, इतसज्ञा विधायकम सूत्र नहीं है, प्रत्याहार विधायकम सूत्र है ये। कौन सा, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता में क्या कहा है, आदिरंतेन संहिता में क्या कहा गया है कि अंत्यन्येत, मतलब अंत्यन इत सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। मतलब देखो, इसमें कहा गया है, सीधी सीधी बात, मैं आपको ये सारा झंझट सारा एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा। मैं जो कल बोला था आदिरंतेन संहिता, अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा है आपने तो एक बार देख लीजिए वो, वरना नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। ये तो चलो, ये तो सूत्र है, ये तो समझ में आएगा, लेकिन आगे संधि के लिए भी आपको देखना ही पड़ेगा पहला वीडियो, नहीं तो प्रत्याहार वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता मतलब क्या, आदि, आदि कौन है, अ, अंत कौन है, न। अभी संहिता, आदिर अंतेन संहिता, मतलब पूरा, पूरा आदिर अंतेन संहिता, ये अण प्रत्याहार है। इसको जब हम खोल कर लिखते हैं, जब तब कैसा लिखना चाहिए, आदिर अंतेन संहिता के, इससे मतलब प्रत्याहार कैसे निर्माण करना चाहिए। प्रत्याहार तो ये अण है, लेकिन इसको खोल कर कैसे लिखना चाहिए, उसको उसको दर्शाना कैसे चाहिए, विधायन, उसका विधायक कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अण का हमने पूरा लिख दिया, अ ई उ न, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी पहले का वर्ण है यानी अ, ये मतलब यहाँ का अ, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसी के साथ इन दोनों के बीच में जो भी मध्यवर्ती, मध्यवर्त में वर्ण है, मध्यवर्ती वर्ण, ये भी आएंगे, इतसज्ञा नहीं आएगा, बस ये याद कर लो। अन में क्या आएगा, आदिरंतेन संहिता, मतलब आदि भी आएगा, आदि भी आएगा, और इन दोनों के बीच में जो भी है ये भी आएंगे। मतलब अन प्रत्याहार अगर आपने देख लिया तो अ के साथ ई उ ये भी आएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, याद कर लो, कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अभी उकालो, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, मतलब एकदम सिंपल सा, उकालो अच, उकालो अच, यहाँ पर ये पूरा संधि इसका विच्छेदन किया है, तो उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यानी स्वर भेद विधायक सूत्र। ये स्वर भेद विधायकम सूत्र है। पहला वाला क्या था, इतसज्ञक विधायकम सूत्र, कौन सा था, हलंत्यम सूत्र, ये आता है एमसीक्यू के लिए। तो हलंत्यम क्या था, हलंतम क्या था, इतसज्ञा विधायकम सूत्र। दूसरा कौन सा बताया मैंने, आदिरंतेन संहिता, वो क्या था, प्रत्याहार विधायकम सूत्र। अभी ये क्या है, ये तीसरा है, ये तीसरा क्या है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ये स्वर भेद, स्वर भेद है यहाँ, स्वर भेद, स्वर विधायकम सूत्र नहीं, स्वर भेद विधायकम सूत्र। तो स्वर के भेद कराता है ना ये, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उश्च उश्च उश्च, वाह, मतलब इसका क्या कहना है। देखो ह्रस्व दीर्घ तो आपको पता होगा, लेकिन अभी प्लुत क्या है हम समझेंगे। तो जो भी है आपका जो स्वर वगैरह है ना, व्यंजन स्वर, इसमें ये सारे जुड़ जाता है। बेसिकली स्वर के भेद है ये, तो मैं व्यंजन को बीच में नहीं लाऊंगा। तो ठीक है, देखो ऊ कालो, अभी ऊ काल क्या है, अभी इस सूत्र का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, ऊ कालो,
ये सिर्फ ऊ का एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो ऊ काल में क्या आएगा, ऊ ये भी आ सकता है, ये ह्रस्वी का दीर्घी का आप पढ़े होंगे, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा जो भी है, तो छोटी मात्रा को क्या कहते हैं हम, ह्रस्व कहते हैं, बड़ी मात्रा को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, सबसे बड़ी मात्रा को क्या कहते हैं, दीर्घ से भी बड़ी मात्रा को क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। तो ऊ, देखो ऊ, 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 ठीक है, ऐसा इसका उच्चारण है। तो ये एक मात्रा, दो मात्रा, ये आएगा। देखो ह्रस्व के लिए एक मात्रा, दीर्घ के लिए दो मात्रा, प्लुत के लिए तीन मात्रा। समझ में आया क्या? तो यही सारा खेल जो है ये सिर्फ उकालों के लिए ऐसा यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन सारों को समान रहता है। ये अच प्रत्याहार के लिए, 9 के 9 स्वर के लिए ये समान रहता है। अभी कहाँ नहीं रहता है, क्या रहता है, मैं आगे बताऊंगा। एक टेबल है, वही याद कर लो, कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको समझ में आएगा। तो ऊ काल मतलब क्या है, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊ काल, ई काल, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ई का भी सेम होगा, फिर ऐसे अ का भी सेम होगा, अ आएगा यहाँ पे तो आ आएगा यहाँ पे, आ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ऊ काल का इसमें तीन भेद पड़े ना, क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, एक के तीन भेद, एक स्वर हमने पकड़ लिया तो एक के तीन भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो अभी एक लेते हैं उसमें से, ह्रस्व उदत्त अनुदत्त स्वरित। अभी उदात्त मतलब क्या होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो उदात्त आपको समझना चाहिए। ये देखो, ये हमारा है लैरिंग्स, हमारा स्वर यंत्र जो भी हम उसको बोलते हैं, ये है लैरिंग्स, ठीक है। तो कंठ भी बोलते हैं। कंठ के ऊपर से उच्चारण जब होता है तब उदात्त, जब नीचे से उच्चारण होता है तब अनुदात्त, और जब दोनों से मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से उच्चारण होता है उसको कहते हैं स्वरित। स्वरित मतलब उदात्त प्लस अनुदात्त, ठीक है। तो यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत को जरा यहाँ याद रखना कि इससे दर्शाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ई जैसे रहता है लेकिन उसके ऊपर की दंडी गायब रहती है, तो इसको मतलब प्लुत कहते हैं, ठीक है। इस चिन्ह को ही प्लुत कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए, एक स्वर के तीन भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये मेन हुआ। फिर ह्रस्व में, दीर्घ में और प्लुत में और तीन भेद पड़ते हैं। देखो ना, ह्रस्व अगर उच्चारण किया हमने तो ये या तो वो कंठ के ऊपर से किया होगा या तो कंठ के नीचे से किया होगा, नहीं तो दोनों से किया होगा, स्वरित। तो वैसे ही उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो अनुदात्त उदात्त स्वरित, इसमें भी अभी दो टाइप्स है। क्या है कि अनुनासिक, अनुनासिक। तो अभी वही कंठ से, अगर कंठ के ऊपर से अगर हमने उच्चारण कर लिया, लेकिन अगर वो उच्चारण नाक से हुआ हो तो उसको कहेंगे अनुनासिक उदात्त ह्रस्व, ठीक है। अभी अनुदात्त, अनुदात्त मतलब कंठ के नीचे से। अभी कंठ के नीचे से अगर हमने उच्चारण किया, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, उसकी हवा अगर नाक से आ रही है, नाक और मुख दोनों से आ रही है, तो वो होगा अनुनासिक। अगर सिर्फ मुख से आ रही है तो अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक से नहीं है, मतलब अनुनासिक, ठीक है। यही है भेद, थोड़ा देख लो। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें है। ये बस आपको ये टेबल में से क्वेश्चंस आएंगे, ये बस एमसीक्यू के लिए है। मैं कोई मतलब थ्योरी पार्ट अभी पढ़ा ही नहीं रहा, एमसीक्यू के लिए ये सारा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये स्वर है अच, अच सारे के सारे ये 9 के 9 है, 9 के 9। इसमें मैंने बताया क्या है भाई। देखो देखो इसका अभी देखो ना, कितने टाइप्स पढ़ेंगे, टोटल कितने टाइप्स पढ़ेंगे। एक अगर मैंने लिख लिया, ऊ लिख लिया, ठीक है, ऊ का कितने टाइप्स पढ़ेंगे। देखो 1 2 3, 3 यहाँ हुआ, अभी 3 की 3 है, फिर इसमें से 2 है। मतलब मान लो ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 भेद एक के है, एक स्वर के 18 भेद है। यानी एक स्वर के 18 भेद है, वही सब एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अच, अच जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अभी अ का देखेंगे, ई का देखेंगे, ऊ का देखेंगे, रू का देखेंगे। इन चारों में पहले वाले, ये मत देखो, इन चारों में पहले वाले चारों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों के तीनों भेद पढ़ेंगे। अभी अगर तीनों की तीनों भेद पढ़ रही है तो एक बात मुझे बताओ आप लोग, अगर तीनों की तीनों भेद पढ़ रहे हैं तो उसका जो मार्ग है यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ एंडिंग तक जाएगा ना।
ये भी खुला है रास्ता, इसका भी खुला है, इसका भी खुला है, तो एंडिंग तक जाएगा ना। तो वही उस तरह से यहाँ के 18 भेद पड़े, ठीक है, 18 भेद। लेकिन लृ जो है हमारा, लृ को दीर्घ का नहीं है। और ये जो इसको क्या कहेंगे हम, एच प्रत्याहार कहेंगे। एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ए ओ न आएगा क्या, नहीं आएगा, ए औ, ठीक है। आपके कल वाले नोट्स निकाल कर बैठना, ठीक है, पहले वो लिखो अगर कंप्लीट नहीं किया है ना, नहीं तो आपको हार्ड जाएगा थोड़ा, और रिवीजन डेली चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिर देखो ए ओ ऐ औ, जिसको एच प्रत्याहार कहते हैं, इसमें ह्रस्व नहीं है। ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि एच प्रत्याहार में ह्रस्व नहीं है, या फिर इसके सारे भेद जो है 12-12 रहते हैं। लृ के भी 12 भेद रहते हैं, लेकिन इसमें दीर्घिका नहीं रहती है, ह्रस्विका रहती है, दीर्घिका नहीं रहती है, इसमें ह्रस्व भेद नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर अ ई उ रू, इसके तीनों भी भेद है। और ये जो लृ है इसके सिर्फ 2 है, क्योंकि दीर्घिका का अभाव है। एच प्रत्याहार में 2 है, क्या है 2, ह्रस्व अभाव है, ह्रस्व का अभाव है ना यहाँ पे। जैसे एच प्रत्याहार सारा ही आएगा, ए ओ ऐ औ, ये सारा आएगा, ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है मैंने बता दिया। अभी देखिए निश्चय उदात्त, ये सिंपल सिंपल है, वैसे आपने कर लिया तो देखिए आपको सिंपल जाएगा। फिर कल के लिए थोड़ा इजी जाएगा। कल थोड़ा सा मतलब ये उच्चारण स्थान का पार्ट है ना, तो आप लोग कल देख लेना इसको, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है वीडियो, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। निश्चय उदात्त, निश्चय उदात्त मतलब क्या, जो भी कंठ के नीचे से है वो, देखो ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे, अधोभागे अध मतलब नीचे, अधोभागे निष्पन्ने अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जो नीचे से, कंठ के नीचे से, कंठ के नीचे से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, अनुदात्त। तालु, तालु से या फिर तालु या फिर कंठ को, तालु या फिर कंठ के अधोभाग से जो भी निष्पन्न होता है, जो भी अच प्रत्याहार मतलब स्वर जो भी आता है उसको अनुदात्त कहते हैं। फिर तालु, तालु या फिर कंठ इत्यादि, इनके अधोभाग से जो आता है उसको क्या कहते हैं, हम अनुदात्त कहते हैं। ये आता है, एक बार पढ़ लो, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्ने अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्, ठीक है। मतलब ये देखो ना, अ का जो उच्चारण हुआ है वो कंठ के अगर अधोभाग से हुआ तो उसको अनुदात्त कहते हैं। अभी इसके विपरीत सीधा मतलब क्या है कि भाई उच्च उदात्त। अभी उच्च में ताल्वादिषु सभागेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। आपको ये आ सकता है, ये इसमें कोई ज़्यादा ये वाली बात नहीं है। देखो तालु है ना, तालु, तालु के ऊर्ध्व भाग से जो भी उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, निष्पन्नो, क्या कहते हैं उसको, उदात्त संज्ञा स्यात्। उदात्त उसी को कहते हैं। मतलब अ का अगर उच्चारण किया वो अगर कंठ के ऊपर के भाग से या फिर तालु के ऊपर के भाग से हो रहा है, कंठ के ऊपर के भाग से, तो उसको उदात्त कहते हैं, ठीक है। ये पहले आना चाहिए था वैसे, ठीक है चलो। समाहार स्वरित, उदात्त प्लस अनुदात्त, उदात्त प्लस अनुदात्त, उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाहरिते यस्मिन् स्वच्छ स्वरित संज्ञा से आता है। देखो ना अभी इसमें क्या कहा गया है, इन दोनों का मेल खा के, मैंने क्या कहा था, स्वरित को उदात्त प्लस अनुदात्त। यहाँ पर क्या है, स्वरित की ये डेफिनेशन यहाँ पर सूत्र दिया है, क्या है, ये लास्ट है, देखो ध्यान दो। उदात्त, उदात्तानुदात्तत्वे मतलब उदात्त भी आ गया, अनुदात्त भी आ गया। मतलब देखो ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्वर बनता है, स्वरित बनता है, सॉरी स्वरित बनता है। मतलब कंठ का उच्च भाग मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला के जो भी हम क्या कहते हैं, जो भी हम स्वर उच्चारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वरित, समाहार स्वरित। एकदम सिंपल सा, ये देखो, मुखा सहित नासिके, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मतलब मुख और नासिका इन दोनों को मिलाकर जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। जहाँ पर मुख और नासिका इन दोनों का उच्चारण होगा वहाँ पर मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो उसमें क्या क्या आएगा, अनुनासिक कौन से है आपने, ञ म ङ न न,
उच्चारण देख लेना आप लोग। ञ ञ ञ म ङ न न। ये थोड़ा सा सेम लगता है लेकिन ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, इसलिए मैंने ट्राई किया 10 मिनट का करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हो ही नहीं रहा है ना। आपको 1-2 सूत्र थोड़ी पढ़ाऊँगा मैं। सिलेबस कवर करने के लिए फटाफट पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 10वां सूत्र है वो मैं कल पढ़ाऊँगा। इसमें उच्चारण स्थान सारे याद करने हैं आपको। एमसीक्यू का पार्ट है ये करा दूँगा फिर। ठीक है? चलो टेक केयर, बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।